नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 24 जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। कल आप लोगों का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट निकला है जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है और बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये मत सोचिएगा कि ये आखिरी रेस थी, ठीक है। ये जो पूरी तैयारी होती है वो थोड़ा सा समय मांगती है। बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता है, समझिए क्लास। तो हमेशा उनका एग्जाम्पल देखकर ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका भी सिलेक्शन होगा, बस अपनी कमियों को पहचानिए, ठीक है। कहां पर कमी रह गई, कहां पर चूक गए, वो चीज आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। मैं हर लेक्चर में यही कहती हूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं और फैकल्टी भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपका आत्मविश्वास कितना है, ये आप खुद जानते हैं। तो जो कहा जाता है ना कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्लास। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए अगर 2024 की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट गई, तो अभी 2025 में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो इस साल एकदम ठान के बैठिए कि क्वालिफाई करना है, और खाली प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू भी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेंस इंटरव्यू जब तक नहीं क्वालिफाई होगा, आप फाइनल ड्रीम जॉब आपकी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए अगर बाई चांस आपका 2024 प्रीलिम्स में नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो आप मानिए कि अब मैं 2025 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार कर लूंगा या कर लूंगी प्रीलिम्स में अपीयर होने के पहले। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी निराश मत होइए। मुझे पता है जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत दिन रात एक करते हैं, अपने फैमिली फंक्शंस को छोड़ देते हैं, दोस्तों की पार्टीज में नहीं जाते हैं, फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते बस इसलिए कि सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत तकलीफ होती है जब रिजल्ट में आप अपना नाम नहीं देखते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे बताइए? अभी आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन है? चद्दर ओढ़ के लेटे रहना, रोना, या अपना दुख 5-6 लोगों को बताना? उससे कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। एक चीज मैं आज आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम लूंगी आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले क्लास, कि अगर आप दुखी हैं कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो रो लो, 1 घंटे रो, 2 घंटे रो, पूरी रात रो, लेकिन अगले दिन जैसे ही सूर्य निकले फिर से खड़े हो जाओ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पोएम्स में सुनोगे तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं समझ रही हूं, अगले दिन फिर वही किताबें लेकर बैठना, फिर नए सिरे से स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्लास, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपकी तरीके से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं इस दुख में। तो जब आप अकेले इस दुख में नहीं हैं तो हार क्यों माननी है? जैसे ही अगला दिन स्टार्ट हो, बल्कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो और सोचो ठीक है 2024 का अगर मैं मेंस भी लिखता तो हो सकता है मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब जब 2025 में अपीयर होऊंगा या होंगी तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ क्वालिफाई करूंगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और मैं आपको बता दे रही हूं, रोएंगे तो हो सकता है आपके 1-2 मित्र आए, आपके कंधे पे हाथ रखें, हाँ हमने आपकी मेहनत देखी थी, आपने बहुत पढ़ा, ठीक है। आपको भी 2 मिनट अच्छा लगा कि किसी ने आपसे कह दिया कि बहुत पढ़े थे, सिलेक्शन नहीं अच्छा हुआ, भाग्य को कोस दिया। लेकिन इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूं, आपके माँ बाप कह देंगे मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, भगवान कहाँ कमी रह गई, कोई दिक्कत, लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? लोग आपकी दिक्कतें समझ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या आपका रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपका रिजल्ट तभी निकलेगा जब आप क्या करोगे? जब आप पढ़ना फिर से स्टार्ट करोगे। बोला जाता है ना, बहुत अच्छी लाइन, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो सुधार तो आपको करना ही पड़ेगा ना, और ये कमी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, ये कमी आपको ही ढूंढनी है।
हाँ, मैं आपकी इतनी हेल्प कर पाऊँगी कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऐश्वर्या मैम मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही है, या हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया नहीं समझ में आ रही है, या फिर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप इसको प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो उसको मैं पढ़ा ज़रूर दूँगी आपके लिए। मैं सही बता रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर आती हूँ। तो जो उनकी डिमांड है उसको तो मैं फुलफिल करूंगी, लेकिन आप में कहाँ कमी रह जा रही है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों आपका प्रीलिम्स नहीं निकला? क्या पेपर लेंदी था, टाइम की कमी हो गई, कि क्वेश्चन आपने पढ़ा लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ पाए? नॉलेज आपको है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका बेस्ट तरीका है कि अलार्म लगाओ, वो मतलब अपना क्लॉक चलाओ और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रखो, पेपर लगाना शुरू करो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है और पेपर में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो हर प्रॉब्लम का अपना एक सॉल्यूशन होता है, बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। और बिल्कुल मत सोचना क्लास, बिल्कुल भी मत सोचना आज नहीं निकला तो कल नहीं निकलेगा, आज नहीं निकला तो कल हो सकता है और अच्छे मार्क्स से निकले, हो सकता है सीधे एसडीएम बन जाओ तुम लोग। तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लाइफ को लेके रखो, और दुख बताने से क्या होगा? हाँ ठीक है, थोड़ा कभी कभी दुख बांटना चाहिए, लोग आपसे कहेंगे भी कि थोड़ी और मेहनत करो और हिम्मत रखो, लेकिन हिम्मत आप ही को रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप हिम्मत नहीं रखोगे आगे आप कैसे तैयारी करोगे? और बस उस एक दिन का सोचो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। मैं हमेशा कहूँगी, आप में से सारे स्टूडेंट्स को कहूँगी, जब भी बहुत निराश होते हो मिरर के सामने खड़े हो और किसी को मत देखो, किसी के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में या किसी फैकल्टी के बारे में या किसी दूसरे टॉपर के बारे में, किसी के बारे में नहीं, बस अपने आँख में आँख डालो। ठीक है, ऐसे आँख एकदम देखो अपनी आपको, और फिर सोचो वो दिन जिस दिन आप पहली बार ज्वाइन करेंगे अपने ऑफिस में, अपने टेबल पे बैठ रहे, मैं आपको बता रही हूँ आपके अंदर खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा किताब खोल के पढ़ने का। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए क्लास, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, रात दिन एक कर रहा है, और आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनकी लाइफ। तो कभी ऐसा लगे कि मैं ही, मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही बेचारी, कोई बेचारा बेचारी नहीं है, आप सबको पढ़ना है, बस हिम्मत रखिए और पढ़िए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अभी जो टाइम है ना, यहाँ पर इस तरीके से पढ़िए कि प्रीलिम्स के लिए भी पढ़िए और मेंस के लिए भी पढ़िए। अभी मैं आगे कुछ मेंस की क्लासेस आप लोगों के लिए लूंगी, और उस क्लासेस में मैं बोलूंगी कि ये क्लासेस 2024 मेंस के लिए है, फ्री क्लासेस रहेंगी, कोई फीस नहीं देनी है आपको, जो यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी रहेंगी। बस आप उन क्लासेस को इसलिए देखिएगा ताकि आपको मेंस में किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, या किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है, किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना, आपको अभी से आइडिया लग जाए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उन क्लासेस को लूंगी, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी मेंस की क्लासेस लूंगी तो इसलिए आप उन क्लासेस को देखिएगा, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि वो क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी बस। और अगर आपको नहीं लगेगा कि नहीं फ़ायदेमंद है मैम, हमको आता है, इससे बेटर हम मेंस में लिख लेंगे, तो मत देखिएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप सबका भला चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और क्या चाहती हूँ वो तो आप लोग जानते ही हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद क्या बोलेंगे, ऐश्वर्या मैम से पढ़ा था। बस मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन वही हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई होगा कहता होगा कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्टूडेंट मेरा नाम लेता, मुझे तो फर्क पड़ता है। मैं चाहती भी हूँ मेरे स्टूडेंट्स का हो और वो कहे भी कि हमें मैम ने गाइड किया था, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन फिर कहूँगी, मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट आज बहुत दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन दुख से कुछ भी नहीं होगा। चद्दर पे मतलब बिस्तर पे लेट के चद्दर तान के रोने से या सोने से क्लास, बस आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि अचानक से कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ भी नहीं, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। कल जब आप ऑफिसर बनेंगे और आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, पॉलिटिकल प्रेशर और पीयर प्रेशर, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? ऐसे रो के नहीं, रो के नहीं हैंडल करना है, तब आपको अपना सिचुएशन हैंडल करना होगा, डिसीजन तुरंत लेना होगा। तो अभी से वो अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और बिल्कुल भी निराश मत होइए, उठिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। और आज तो मैं आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आई हूँ। मैंने आज से सोचा कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी तो जो एक स्टैंडर्ड बुक वो लोग रेफर करते हैं उसके भी पॉइंट्स में बताते हुए चलूंगी, ताकि अगर उन बुक से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हो तो वो भी आप सॉल्व कर ले।
ठीक है। तो एकदम जब पूरी मेहनत एकदम ईमानदारी के साथ करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, और हिम्मत मत हारिएगा क्लास प्लीज। आप सभी लोग बहुत प्रिय हैं हम लोगों के लिए, ठीक है, और आप सब लोग अपने में एक अद्भुत पर्सनालिटी हैं। तो बस अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए, और खुद पर तो विश्वास बहुत रखना जरूरी है, और थोड़ा बहुत विश्वास हम फैकल्टीज पे भी रख लीजिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, और खूब अच्छे से पढ़ो, और आगे जो क्लासेस लूंगी मेंस वाली उसको भी एक बार देखना जरूर। आज देना हो, कल देना हो, परसों देना हो, कभी भी देना हो पेपर, देखिएगा जरूर। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मन में किसी तरीके की हेजिटेशन हो या कुछ मैम बहुत लो फील करें, नहीं समझ में, वो भी आप शेयर कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है चीजें। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और पढ़ना शुरू करिए, आज ही से, अभी से लिखिए। मेरा लेक्चर लिखने के पहले आज लिखो कि मैं 2025 टारगेट, ठीक है, मैं क्वालिफाई करूंगा, करूंगी, जो भी है, हाँ ठीक है। तो आप उसको लिखिए, और उसको मेरा जो भी लेक्चर होता हो, अब अगला लेक्चर है तो उस पर भी आज से डिसाइड कर लीजिए। आज से ऐश्वर्या मैम जब भी क्लास लेंगी, कोई भी क्लास लेंगी, तो ऐश्वर्या मैम की नोट्स को लिखने के पहले मैं लिखूंगा कि मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं क्वालिफाई करूंगी, ठीक है। और आप कहीं पर भी बैठे हो, आप हो सकता है एक रूम में बैठे हो सकता है कुछ लोग, कुछ लेडीज ऐसी भी होती जो अपने बच्चों को भी संभालती हैं और तैयारी भी करें, उनको तो हैट्स ऑफ। तो बहुत बड़ी बात है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बस पढ़ना है और अपने टारगेट को अचीव करना है क्लास। तो चलो आज सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? आज आप लोग लिखेंगे कि अगर आप मेंस दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मेंस पे तैयारी करो, लेकिन अगर आप मेंस नहीं दे रहे हो तो लिखो यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स प्लस मेंस, मैं दोनों क्वालिफाई करूंगा, करूंगी। लिखो पहले, आज सबसे पहले जो नोट है वो यही लिखना है, और हर दिन ये लिखना है जब भी मेरी क्लास करने बैठोगे। तो जब भी मेरे क्लास करने बैठेंगे तो मेरे सारे स्टूडेंट पहले एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस को छोड़ेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? आई विल क्वालिफाई यूपी पीसीएस 2025। और पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, आप मुझे टॉपिक बताइएगा कहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो अब आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर 2 कोर्सेज हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले आज क्लास स्टार्ट करते, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बहुत सी चीजें बता दी। हाँ, ये है 2024 का कोर्स, राइटिंग कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। किस यहाँ पर जितना भी आपका जीएस का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न दे दिए जाते हैं, ठीक है। आपको उन प्रश्नों को करना है, आंसर लिख के हमें सेंड करना है, हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ आपको 5 प्रश्न ऐसे भी दिए जाएंगे जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे जुड़ना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये 2025 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोर्स है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, मैंने भी काफ़ी बोल दिया है, मुझे लग रहा है। मैं वैसे आप लोगों का कभी भी ये समय ना लेक्चर में, भाषण में नहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है, आप लोगों को मोटिवेट होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और हमेशा लिखिएगा मैं क्वालिफाई करूँगा, करूँगी, ठीक है। 2025 प्रीलिम्स प्लस मेंस, एकदम भी आप लोगों को मैं इस बार निराश नहीं होने दूंगी, हर दिन मैं आप लोगों से लिखवाऊंगी। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मेरे क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम पहले प्रश्न को देखते हैं अच्छे से, आराम से। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 907 का जो सूरत स्प्लिट हुआ था, क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, उसके पीछे का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ये IAS प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। अब आपके भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ ताकि आपकी स्पीड भी बने। देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। दूसरा है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने
में अरविंद घोष की असमर्थता। तो वह ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, मॉडरेट्स की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, जो एक्सट्रीमिस्ट थे। अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मॉडरेट्स की जो 3P पॉलिसी है, मॉडरेट्स की कौन सी पॉलिसी है, 3P पॉलिसी है ना, अब इससे कोई काम नहीं चलेगा। प्रे, परसुएशन, प्रोटेस्ट, इन सब से कुछ नहीं काम चलेगा। अब हमें अपनी वॉइस को और ज़्यादा रेज करने की आवश्यकता है। एक्सट्रीमिस्ट को ये लगने लगा था, इसी वजह से हम देखते हैं सूरत स्प्लिट होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगी क्लास, ध्यान दीजिएगा। जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं। एक मिनट, मैं एक स्लाइड लेती हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर न्यू स्लाइड, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको 1885 के समय के बारे में बताया। 1885 में क्या हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है, INC फॉर्म हुई है, ठीक है क्लास। यहां पर किसने अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी ने, वोमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। कहां पर हुआ था, बॉम्बे में। क्लियर है, बॉम्बे में हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसे बॉम्बे में ऑर्गेनाइज कराया गया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1886 में, अच्छा यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, वो क्या है, उस समय वाइसरॉय कौन था, तो डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो था वो वाइसरॉय था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पे डफरिन लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, एक क्लास में मैंने लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन बोल दिया था, तो आप में से कोई स्टूडेंट ऑफेंड हो गया था कि मैम लॉर्ड मत लगाइए इनके नामों के आगे। तो चलो ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, तो थोड़ी आदत भी होती है। तो यहाँ पर आप डफरिन का नाम लिख लेंगे। फिर 1886 की हम बात करते हैं। 1886 में जो सेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है, ठीक है, पता है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, दादा भाई नरोजी। अब यहां पर क्लास आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो मैं आपको यहीं पर बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा, एज इट इज नोट करिएगा। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशंस को प्रिसाइड किया, कितनी बार दादा भाई नरोजी ने अध्यक्षता की है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप क्या बताएंगे, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। पहला तो आपने देख लिया 1886, पता है। दूसरा अभी आप लोग देखेंगे 1906 में, 1906 में कल मैंने आपको बताया था। और बीच में आप याद रखिएगा दादा भाई नरोजी ने 1893 में लाहौर सेशन को भी प्रिसाइड किया है। ये एक सेशन कोलकाता में है और ये भी सेशन कोलकाता में है। लिख लो, लिख लो, लिखो क्लास, इंपॉर्टेंट बात बताएं। 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, ठीक है। यहां पर एक चीज, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो इसका नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इसका नाम कन्वर्ट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था, किसकी डिमांड पर, दादा भाई नरोजी के डिमांड पर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? कि गंगा का पानी थेम्स में ले जाकर डाला जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने 3 सेशन को प्रिसाइड किया है, 1886, 1893 और 906। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है। अब हम आगे का देखते हैं। क्लास यहाँ पर सारी चीजें आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आप देखिए, तो अब हम आ गए 1887 पे। ठीक है, 1887 का जो सेशन था उसको पहली बार एक मुस्लिम प्रेसिडेंट ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बताइए? बदरुद्दीन तैयबजी, ये याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे उन्होंने 1887 का सेशन प्रिसाइड किया था। और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा किस समय दिया गया था? तो वो भी 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी वाले सेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था, इसमें दिया गया था। याद रखोगे क्लास? कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा किसमें दिया गया था? 1887 वाले सेशन में। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया भी है कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, तो जो सैयद अहमद खान थे वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू पार्टी है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में जो लीडर्स इसमें हैं वो हिंदू हैं। ये एक मुस्लिम पार्टी नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। मेनली ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी इज अ हिंदू पार्टी, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी में सब हिंदू हैं, यहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसी के चलते हमने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्षता दी, ताकि हम मुस्लिम्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके। और ये जो भ्रम फैला हुआ है कि मुस्लिम पार्टी नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी दूर हो जाए। बताओ, इसीलिए मैंने कल एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें कितने मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको एक मिनट स्लाइड भी दिखाती हूँ। रुकिए क्लास, इसको क्या करें, इसको कीप करते हैं, अभी इस पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो प्रश्न कौन सा था? एक एक पॉइंट को आराम से देखते हुए चलेंगे ताकि मेरे स्टूडेंट्स को सारा चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर बिहार में पूछा गया वो प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न देखिए आप लोग, जो प्रश्न मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखिएगा। ये बिहार में जो पूछा गया प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मैंने कल ही आपको बताया है, जो सेकेंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 906 में हुआ था, सॉरी 1886 में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पे मैं लिखती भी चलूँ, जो कि 1886 में हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड दादा भाई नौरोजी ने किया है कोलकाता में। उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे, तो वो कितनी थी? वो 33 थी। बी इसका उत्तर था। अब ये देखिए, ये बिहार में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें अगर हम संख्या देखेंगे तो मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या केवल 2 थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये चीज फैली थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी है, मुस्लिम पार्टी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स में से मुस्लिम की संख्या कितनी थी? केवल 2 थी। लेकिन दूसरे सम्मेलन में हम देखते हैं ये 33 हो जाती है, और तीसरे सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो ये 81 हो जाती है। और तीसरा सम्मेलन आपको पता है, पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयबजी के अंदर में होता है, जिसमें कि नारा दिया जाता है कांग्रेसी बनो का नारा
दिया जाता है। यहाँ पर चौथा सम्मेलन आते आते आप देखते हैं संख्या कितनी हो जाती, 221 हो जाती है। क्लियर क्लास? चलो, इतनी चीज मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से स्लाइड ऊपर नीचे करने से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा चाह रही हूँ कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1887 की ही अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 को अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। यहां पर सोशल जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही हिस्सा था, जिसका की गठन किसने किया था? राणे ने किया था। और रघुनाथ राव ने। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, ध्यान दीजिएगा। 1887 के समय में ही इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का भी गठन हुआ था, जिसका कि गठन किसने किया था? राणे द्वारा किया गया था और रघुनाथ राव द्वारा किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? जो सोशल मुद्दे थे, जो सामाजिक मुद्दे थे, उनको डिस्कस करना। ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ठीक है, इन सब मैटर्स को डिस्कस करना। मैंने आपको बताया था 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में खाली राष्ट्रीयता की बात की जाती है, पॉलिटिकल मुद्दों की बात की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सामाजिक मुद्दों पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक यूनिट ही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बनती है। तो यहां पर आप राणे जी का नाम याद रखेंगे। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई? नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं, बस 2 मिनट का समय लूंगी। फिर यहां पर 1887 के बाद जब हम आते हैं 1888 में, यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पर जब हम 1888 में आते हैं, तो इसमें आप क्या याद रखोगे? 1888 में जो सेशन हुआ है वो इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ है, याद रखिएगा। और इसको लिया किसने है? जॉर्ज यूल ने। ये भी पूछा जा सकता है। और फिर 1889 का जो सेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बॉम्बे में हुआ है। इसको किसने लिया है? इसको विलियम वेडरबर्न ने। ये दोनों सेशन भी आप लिख लीजिएगा। 1888 इलाहाबाद सेशन आपको दिख रहा है ना क्लास? ठीक है, और 1889 जो है बॉम्बे सेशन, विलियम वेडरबर्न ने। इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये आपके पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद सेशन को प्रिसाइड किया। फिर हम देखते हैं विलियम वेडरबर्न। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एओ ह्यूम के इतिहास वो थे, इन्होंने एओ ह्यूम की बारे में लिखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? और आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी कौन थे? एओ ह्यूम थे ना, ये चीज पता है ना आपको? और ध्यान रखिएगा 1885 से 906 तक अगर हम देखेंगे, एओ ह्यूम जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और 912 में 1912 में जब एओ ह्यूम की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का से संबोधित किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 1912 का समय है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? अब यहाँ पर एक और सेशन आपको याद रखना है, वो क्या है? 1890 का 1890 का सेशन जो है वो कहां पर हुआ है? ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में।
प्रिसाइड किसने किया है? फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर कादम्बिनी गांगुली, ये पहली महिला थी। 1890 का जो कोलकाता सेशन हुआ है जिसको कि प्रिसाइड किया है फिरोज शाह मेहता ने, उनके सेशन में उनकी अध्यक्षता में जो कादम्बिनी गांगुली थी, उन्होंने पहली महिला ने स्पीच दी थी, संबोधन किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न यहाँ पर 1889 से इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन, फर्स्ट टाइम महिलाओं ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखिएगा 1889 के विलियम वेडरबर्न के सेशन में, जो कि कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स क्लियर क्लास? ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फिर रिवाइज कराऊंगी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम ये सब पॉइंट्स छोड़िए, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका रिवीजन कराना चाह रही हूँ, इसीलिए सारे पॉइंट्स को बताते चल रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वर्ष 1960 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसमें अगर हम देखें कि मेन रीजन क्या था, ठीक है, हम देखते हैं बाद में विभाजन हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो उसके पीछे मेन रीजन क्या था, कहां पे बीज गाड़ दी गई थी, ये बोला गया है। तो ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन यहां पर कहीं पर भी पार्टीशन की बात नहीं की गई थी। 1905 में बंगाल के विभाजन में नहीं, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, तो ये तो एक अच्छा था, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, जो कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में बोला गया था। कब? 1909 में। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम पृथक निर्वाचन की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे ये कोई एक प्रोविंस है, ये कोई एक प्रांत है, ठीक है, जहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। बस समझिएगा क्लास, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। तो जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे तो इस प्रांत में, इस प्रोविंस में जो लीडर्स खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए वो मुस्लिम खड़े होंगे, ठीक है। साथ ही साथ उस प्रांत में जो उन लोगों को वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जो लीडर्स खड़े हो रहे हैं वो भी मुस्लिम हैं और उनको जो वोट दे रहे हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। तो जब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक बीज डाल दी गई थी पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे माना है? देखिए, मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान को, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर लॉर्ड मिंटो को इन्होंने माना है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन की मिंटो। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए माना गया है कि 1909 में उन्होंने सेपरेट पृथक निर्वाचन की बात कर दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बिहार में पूछा गया है 2017 में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो बताइए, अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये यूपी पीसीएस 2023 का प्रश्न है।
अब अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। देखिए, वॉइसरॉय को अगर हम बात करें, लॉर्ड हार्डिंग पे बम कब फेंका गया है? 1911 में, जब दिल्ली दरबार होता है ना। तो उस समय अगर आप देखेंगे, अनुशीलन समिति जो है ना, वो थोड़ा सा तेजी में है, ठीक है, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड है। और आपको पता है यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में ये शामिल थे, पता है ना ये सब चीजें। तो यहाँ पर बम फेंकने वाले काम में इन्वॉल्व जो होंगे वो अनुशीलन समिति है। ए आपका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कराने जा रही हूँ, ध्यान से सुनते चलिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैम अब तो बहुत अच्छे से आ गया है, अब मत बताओ, अब हमको आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मेरा काम है। अब यहाँ पर आप देखिएगा 18, एक मिनट, पहले ही इस बोर्ड ने भी कह दिया कि मैम मत बताओ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। हमने 1890 तक देख लिया। 1890 में मैंने आपको बता दिया था कि फिरोज शाह मेहता प्रिसाइड करते हैं और कामिनी गांगुली जो है वो पहली बार कोई महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को में भाषण देती हैं या अपनी प्रस्तुति, अपना बात प्रस्तुत करती हैं। इसके पहले अगर आप देखते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 1889 का समय, जबकि विलियम वेडरबन जो है वो प्रिसाइड करती हैं और पहली बार विमेंस का पार्टिसिपेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसी समय होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया क्या है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, प्रिसाइड कर रहे हैं और कादम्बनी गांगुली जो है वो बोलती हैं। इसके बाद एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1896 का सेशन। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था, ये याद रखिएगा 1896 सेशन में, ठीक है। इतना याद रहेगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर पूछा जाएगा कि 1896 का सेशन कहाँ हुआ है तो आप बताएंगे कोलकाता में हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसको प्रिसाइड किसने किया है तो आप बताएंगे रहमतुल्लाह सयानी ने, ये भी याद रखिएगा। बताओ, याद रहेगा? बताओ क्लास, इतनी चीजें क्लियर है? अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, यहां पर नोट कर लीजिए। चलिए, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि 1905 के समय में अब हम आते हैं। 1905 में आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप 1905 वाले सेशन को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया है। ये सेशन जो है वो बनारस में हुआ है और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे प्रिसाइड किया है। गोखले ने, किसने प्रिसाइड किया है 1905 वाले सेशन को? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 वाले सेशन को किसने प्रिसाइड किया है? दादा भाई नौरोजी ने। याद है ना, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। फिर हम 1907 वाले सेशन में आते हैं जिसको कि कौन प्रिसाइड करता है? रास बिहारी घोष, ठीक है। और 1907 वाला सेशन कहां पर होता है? सूरत में होता है, जहां पर स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुकी हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं 1911 वाला सेशन। तो अब 1900 कितना हो गया? 1907 तक हम पहुंच गए। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, तो आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। फिर अगर हम 1911 वाला समय देखें तो 1911 में क्या क्या चीजें होती है? लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया जाता है। मेन इन्वॉल्वमेंट रास बिहारी बोस का होता है, प्लस अनुशीलन समिति के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। और जो कैपिटल था उसको कोलकाता से ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया जाता है?
उसको अब बंगाल से ट्रांसफर करके अगर हम देखें दिल्ली बना दिया जाता है ना। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, दिल्ली दरबार के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, इस समय जन गण मन भी गाया जाता है, ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के लिए गलत है बोला गया है। अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अच्छा, असत्य बोला गया, ध्यान दीजिएगा क्लास, असत्य है, ठीक है। अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये तो असत्य है ही है, गलत है ये ना। फिर और देखते हैं, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर तो आपका असत्य यही है, क्योंकि अंबिका चरण मजुमदार ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किया था, जिसमें कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था किसके किसके मध्य, मुस्लिम लीग और आईएनसी के मध्य, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहीं पर उनकी मुलाकात किससे होती है, राजकुमार शुक्ल से होती है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, चंपारण जाएंगे 1917 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एनी बेसेंट से संबंधित चीजों को देखते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी। ये आपका प्रश्न है, कब पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम्स 2013 में। बहुत अच्छी बात है, तुरंत स्लाइड पीछे चली जाती है। ये कहाँ गई, ये रहा ना, हाँ ये देखो, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। अभी 1916 का जो आपका सेशन होता है लखनऊ वाला, जिसको कि अंबिका चरण मजुमदार जो है वो प्रिसाइड करते हैं, लखनऊ पैक्ट होता है, उसमें एनी बेसेंट भी पार्टिसिपेट करती हैं। और एनी बेसेंट इसी सेशन में कहती हैं कि मैं चाहती हूँ भारत में भी होम रूल मूवमेंट हो, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना हो, जैसे कि आयरलैंड में हुई, ठीक है। आयरलैंड में जिस तरीके से होम रूल मूवमेंट चल रहा है उसी तरीके से भारत में भी चले, इसका प्रस्ताव एनी बेसेंट ने ही दिया था। और एनी बेसेंट ने ही कहा था कि मैं 1 साल का समय देती हूं कांग्रेस को कि आप आइए मुझसे जुड़िए। और उसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक भी थे, तिलक जी भी एनी बेसेंट की बातें सुन रहे थे। और आगे चल के आप देखते हैं एनी बेसेंट के होम रूल लीग को स्थापित करने के पहले ही तिलक जी अपने होम रूल लीग की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, 1916 के बाद। 1917 को अगर आप देखेंगे, लखनऊ पैक्ट के बाद वाला 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही हैं, एनी बेसेंट रही हैं, याद रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका रही हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एनी बेसेंट जो है वो भारत आती है थियोसोफिकल सोसाइटी को ही ज्वाइन करने, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी को ही ज्वाइन करने ये भारत आती हैं। लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं भारत में वो मैडम ब्लावस्की हैं, और आपकी ऑक्टेवियन करके एक कौन है, मैडम ब्लावस्की, और मुझे नाम नहीं याद रहा, देखिए अभी आपके यहाँ पर लिखा होगा, ऑलकार्ट हैं शायद, ठीक है, मैडम ब्लावस्की और ऑलकार्ट हैं, अभी देखते हैं उसको। फिर यहाँ पर देखो, होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, थियो और सोफिया, ठीक है, थियो और सोफिया। थियो मतलब क्या होता है, गॉड, भगवान, ठीक है,
गॉड, और सोफिया मीन्स लव। ठीक है, तो यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी ना, वो मेनली अध्ययन कर रही थी जैसे वेदांत का, उपनिषद का। ठीक है, और उसी को अध्ययन करने के लिए एनी बेसेंट भी आयरलैंड से आती हैं, लेकिन बाद में ये होम रूल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मतलब होम रूल मूवमेंट की स्थापना करती हैं और आईएनसी से जुड़ती भी हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन ये इसकी संस्थापक नहीं है, इसकी संस्थापक मैडम ब्लावस्की हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, क्लास सही है। चलो यहाँ पर देख लो एक बार, देखिए आपके उत्तर में लिखा है कि नहीं। हाँ देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना अमेरिका में मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल ऑलकॉट द्वारा, वही मुझे याद नहीं था, ऑलकॉट याद नहीं आ रहा था, तो कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई थी। और 1889 में एनी बेसेंट इसकी मेंबर बनती हैं, लेकिन इसके संस्थापक नहीं रहती हैं, ये याद रखिएगा। चलो, और यहाँ पर आपको पता ही है कि कोलकाता सेशन जो है 1917 का, उसको एनी बेसेंट प्रिसाइड करती हैं। चल अब आगे बढ़ते हैं। 1920 का समय आ गया। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था? तो यहाँ पर बोला गया है स्वराज सभा किसने अपना नाम रख दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन नहीं, हिंदू महासभा नहीं, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, वो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो 1920 में इन्होंने अपना नाम क्या परिवर्तित करके रख दिया, स्वराज सभा। इसकी जानकारी आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को होगी, तो इस पॉइंट को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है पीसीएस में भी जब क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो एक स्टेटमेंट यही दे दे कि आगे चल के होम रूल ने अपना नाम स्वराज सभा रख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, तो ये गलत होगा, लेकिन तभी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज सभा। क्लास मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैम बताई जा रही हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है वो आता होगा, बहुत सी चीज़ें आता होगा, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो बदल रहा है, और ये तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा। तो अब जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको डिफिकल्टी होगी। यहाँ पर ध्यान दो, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा की बात की थी। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक में से एक, मतलब कोई अधिक। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात गांधी जी ने कब की थी? अब यहाँ पर क्लास ध्यान देना, हमने 1916 में बात कर लिया कि अंबिका चरण मजुमदार ने प्रिसाइड किया था, लखनऊ पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और 1916 के लखनऊ सेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल जो है वो महात्मा गांधी से कहते हैं आप बिहार आइए, चंपारण आइए एक बार। ठीक है, चंपारण में जो वहाँ के किसान हैं उनकी हालत बहुत खराब है, वहाँ पर उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। 3 कटिया सिस्टम कहा जाता था उसको। 3 कटिया, कटिया मतलब एक मेजरमेंट है, 1 बीघा, 1 बीघा इक्वल्स टू 20 कटिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 कटिया, 3/20 हिस्से पर किसानों से जबरदस्ती क्या कराया जाता था, नील की खेती कराई जा रही थी। और नील की खेती भारत में अभी से नहीं स्टार्ट हुई थी। अगर आपको ये लगता है कि नील की खेती अभी स्टार्ट हुई थी, ऐसी बात नहीं है। जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स थे जिन्होंने जो भारत के किसान थे उनके साथ हाथ मिलाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कहा कि आप अपने यहाँ, आप अपने खेतों में नील की खेती करिए, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, किसान भी एग्री कर गए। लेकिन फ्यूचर में क्या देखा गया कि जो जर्मन डाई है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जर्मन डाई की डिमांड बढ़ने के कारण अब जो ये नील की खेती हो रही थी, जो नील के फूल की जो आवश्यकता थी वो मार्केट में कम होने लगी। ठीक है, जो जर्मन डाई था उनका डिमांड बढ़ने लगा, और यहाँ पर जो नील की खेती हो रही थी, नील के फूलों की डिमांड कम होने लगी, जिसकी वजह से अब ये लोग क्या लॉस में जा रहे थे। अब आए तो ये थे ट्रेडर्स की तरह, तब इन्होंने
इंडियन फार्मर से कहा था कि आप 3 कटियां मतलब 3/20 हिस्से में नील की खेती करिए, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब तो ये रूल करने लगे हैं भारत में। तो अब जब किसान इनके पास जाएगा, कहेगा कि लॉस हो रहा है, आपको भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, नील की खेती को बंद करते हैं, अब हमें हमारा अनाज उगाने दीजिए। तो ये क्या कहेंगे, बहुत चालाक हो, हम लॉस में जा रहे हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा, अगर तुमको अब अपने खेत में नील की खेती नहीं करनी है तो उसके लिए भी हमको पैसे दो। अरे भाई, हम अपने ही खेत में नील की खेती करके आपको नील दे रहे थे, आज आप लॉस में जाने लगे हैं, जर्मन डाई की डिमांड बढ़ गई है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए नील की खेती बंद करते हैं और कुछ अनाज वनाज बोते हैं। तब भी आप क्या कह रहे हो, अरे ये लॉस कौन देगा, जो लॉस मार्केट में आप लोगों की वजह से हमें हो रहा है वो लॉस कौन देगा, आपसे, किसानों से हम भरपाई करेंगे इसकी। तो ये कौन सी बात है, जर्मन डाई जर्मन वाले लेके आए, मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ी, और जो लॉस हो रहा है वो आप किसान से लीजिए। आप किसान से कहिए कि अगर आपको आपकी जमीन पर नील की खेती नहीं करनी है तो आप फाइन दीजिए, पैसे दीजिए, टैक्स दीजिए, तब हम आपको अलाउ करेंगे। तो बेचारे किसान ऐसे ही दबे हैं, उनके पास ऐसे ही पैसे नहीं, कहां से वो पैसे देंगे। तो ये पूरा सीन था कि अपने ही खेत में नील की खेती ना करने के लिए भी किसानों को पैसा देना पड़ रहा था। तो बाद में महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तर है, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रयोग की बात कहां पर की जाती है, चंपारण सत्याग्रह में की जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा क्लास। अच्छा, यहां पर आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है, सबसे पहला प्रश्न राजकुमार शुक्ल वाला जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर और क्या प्रश्न बन सकता है, वो ये है कि चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने किसने और ज्वाइन किया था, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, ठीक है, मजहर उल हक और महादेव देसाई, इन सब का नाम आप याद रखिएगा। परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन लीडर्स थे, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आप याद रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा जेबी कृपलानी का नाम याद रखिएगा, महादेव देसाई का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये लोग चंपारण मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ थे। 3/20 इसको 3 कटिया सिस्टम क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। कटिया जो है वो मेजरमेंट है, 1 बीघा इक्वल्स टू 20 कटिया होती थी। तो उनको खेत में अपने नील की खेती करनी पड़ती थी, लेकिन जर्मन डाई की वजह से अब क्या हो रहा था, लॉस में जा रहे थे, तो उनकी अब वो नहीं करना चाह रहे थे खेती, तो उसके लिए भी उन्हें क्या ब्रिटिश सरकार को पैसे देने पड़ रहे थे। तो यही पूरा 3 कटिया सिस्टम है, याद रखिएगा। और सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया गया है 1917 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। अब अगला देखते हैं हम, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो अभी मैंने आपको बताया, ये कब, 2022 का, देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। 3 कटिया सिस्टम, 3 कटिया सिस्टम मैंने आपको बता दिया, कटिया मेजरमेंट है और 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, इसलिए से 3 कटिया सिस्टम भी कहते हैं। जो लीडर्स के नाम मैंने आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देव, इन सब के नाम आप याद रखिएगा। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्लास, क्योंकि अब देखा जा रहा है पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो आपको नाम याद होने चाहिए। आपको नोट करना है तो आप एक बार नोट भी कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ठीक है, महादेव देसाई और मजहर उल हक का नाम याद रखिएगा। ये सब महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में 1917 में शामिल थे, और चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। ये मुझे लग रहा है किसी दूसरे का उत्तर आ गया, इसको छोड़ दो इसमें, लेकिन जान लो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को क्या कहा, विदेशी वस्त्रों का बर्बाद होना ही उनके साथ। देखिए इसमें प्रश्न दिया है, नहीं, ये मुझे लग रहा है किसी दूसरे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आ गया है, तो उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये बोला गया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है। ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था।
पता होगा आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले भूख हड़ताल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किस में किया था? चंपारण सत्याग्रह। याद रखना, एकदम लीडर्स के नाम याद रखना, 3 कटिया सिस्टम याद रखना। परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखो पूछ लिया गया है भूख हड़ताल को सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने कहां प्रयोग में लाया था? रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, बरदौली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। सबसे पहली बार की बात की गई है तो यहां पर अहमदाबाद हड़ताल है। ठीक है, अहमदाबाद हड़ताल। अब यहां की भी थोड़ी सीन समझ लो तुम लोग, क्या था 1918 में का समय था। ठीक है, तो 1918 के समय में अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद में एक मिल थी। ठीक है, जहां पर प्लेग के कारण जो वर्कर्स थे उनके बोनस को बढ़ा दिया गया था। अब जैसे जैसे प्लेग खत्म हुआ उनके बोनस को वापस लेने की बात करने लगे जो मिल के ओनर थे। लेकिन अब जो वर्कर है वो कहते हैं कि जो हमारी सैलरी है उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो प्लीज हमसे हमारे बोनस को मत छीनिए, या फिर आप हमें कुछ बोनस का 50% समथिंग दीजिए, क्योंकि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमारा सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो फार्मर बार बार ये मांग कर रहे थे, लेकिन मिल का जो ओनर था वो इस मांग को नहीं पूरा कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिल के वर्कर्स होते हैं वो अनसुईया बाई के पास जाते हैं और वो अनसुईया बाई से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बात करिए मिल के ओनर से। ठीक है, वो आपके मतलब पारिवारिक हैं तो आप उनसे बात करिए और हमारी रिक्वेस्ट को रखिए। और फिर अनसुईया बाई जो है वो महात्मा गांधी से भी मिलती हैं और बाद में महात्मा गांधी भी इस मूवमेंट में क्या होते, इन्वॉल्व होते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक मिल केस में। ठीक है, तो यहां पर महात्मा गांधी क्या कहते हैं, जो वर्कर्स हैं उनसे कहते हैं भूख हड़ताल करते हैं, और महात्मा गांधी खुद भी भूख हड़ताल करते हैं। ये समझिएगा, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि कहते हैं ठीक है हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पैसों की आवश्यकता थी। अब एकता की कमी देखते हुए महात्मा गांधी कहते हैं मैं खुद हड़ताल पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पर। तो जब लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिनका कि कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम भी महात्मा गांधी का साथ देंगे। तो पहली बार जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते हैं वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केस में करते हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो मिल्क स्ट्राइक केस था ना, अहमदाबाद हड़ताल वाला, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये जो मालिक था मिल का उसके और जो वहां के जो वर्कर्स थे उनके मध्य था। ठीक है, उनके मध्य में सैलरी को लेके, बोनस को लेके मतभेद था, तो उसको लेकर जो वर्कर्स वहां के थे वो स्ट्राइक कर रहे थे मिल ओनर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है क्लास, चलो अगला प्रश्न देखो यहां पर क्या बोला गया है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आराम से पढ़ लो, इसको ध्यान से पढ़ो क्लास, समय लो, समय ले लो, जो आपको जहां पर भी दिक्कत हो रही होगी बताऊंगी मैं। बस आप लोग ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केस था 1918 का, उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, जहां पर जो वर्कर्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो सैलरी है उसमें 50% इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो मिल्क ओनर था वो उसको नहीं पूरा कर रहा था। फिर अनसुईया बाई साराभाई जो हैं वो महात्मा गांधी से अप्रोच करते हैं और यहाँ पर अनसुईया साराभाई जो हैं वो मिल्क ओनर अंबाला के अगेंस्ट में ये लोग स्ट्राइक करते हैं। और बाद में आपको पता ही है कि जो महात्मा गांधी अब जब बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे बिना कुछ खाए पिए, तो क्या होगा, डिसीजन उनके फेवर में होगा ही। तो एक ट्रिब्यूनल अवार्ड की जाती है जिसने कि वर्कर्स की सैलरी को 35% हाइक करने की बात करते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीजें याद रखिएगा, तो हो सकता है परीक्षा में पूछ ले।
अनसुईया बाई साराभाई किस केस से रिलेटेड थी? महात्मा गांधी के किस अनशन से? तो बता दीजिएगा आप, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब तो ये आपने कर लिया होगा, इसीलिए मैं स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। मेरी आदत है मैं स्लाइड के ऐसे ऐसे घूमती रहती हूँ, तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पहले हट जाइए, तो अब मैं क्या करती हूँ, आराम से साइड में होके बोल लेती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आराम से पढ़ लें, फिर मैं उत्तर दूँ ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। चंपारण सत्याग्रह अभी हमने देखा, ये 1917 का समय है। 1917 के समय के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में जाते हैं, जो कि मिल ओनर और वर्कर के बीच में जो स्ट्राइक चल रही रहती है। ठीक है, बाद में आप अगर इसके रिजल्ट की बात करेंगे, कभी परीक्षा में प्रश्न को और डिफिकल्ट बनाया तो आप देखेंगे एक ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाता है जो कि देखे कि जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। तो फिर वो एक डिसीजन देते हैं कि हाँ 35% जो हाइक है वो वर्कर्स की सैलरी में होना चाहिए, क्योंकि सही बात है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से महंगाई बढ़ गई है, तो वर्कर्स की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो याद हमेशा रखिएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद के जो मिल के जो वर्कर हैं और जो उनके जो ये साराभाई उनके मध्य में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन क्या होता है ये भी सुन लीजिए एक बार आप लोग। ये भी 1918 के समय का ही है, लेकिन मिल सत्याग्रह के बाद का है। ठीक है, अब सुन लो स्टोरी के फॉर्म में। खेड़ा एक ऐसी जगह थी गुजरात में जहां पर जो लोग थे वो, अब आपको पता है कि प्लेग फैला हुआ है, खेती में भी उतना इन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पैदावार उतनी नहीं थी, लेकिन किसानों से जो टैक्स उन पर लगाए जा रहे थे वो ज़्यादा लगाए जा रहे थे। और रेवेन्यू कोड जो था टैक्स का, उसमें बोला गया था कि अगर पैदावार किसी साल की ज़्यादा नहीं होगी तो उस केस में किसानों के टैक्स को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, अगर पैदावार कम है, किन्हीं कारणों से, मौसम के कारणों से पैदावार कम है, तो उस साल किसानों के जो टैक्स है उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन खेड़ा में ठीक इसका उल्टा हुआ। जो कमिटी खेड़ा में आई थी इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने फार्मर्स के टैक्स को कम करने की जगह इंक्रीज कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दिखा दिया कि खेड़ा में पैदावार ज़्यादा बढ़ी है, इसी वजह से यहाँ से भी टैक्स भी ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन ठीक इसका उल्टा था। अब टैक्स का बर्डन जो था वो फार्मर्स पे और आ गया था। हाँ, और इस समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? अहमदाबाद में थे, यहाँ पे मिल स्ट्राइक केस में थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाया और खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही पूरे इस सत्याग्रह को स्टार्टिंग में मैनेज किया, और बाद में महात्मा गांधी भी आते हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो वो खेड़ा सत्याग्रह के समय जो खेड़ा की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, लेकिन महात्मा गांधी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, तो 2-4-3 यहाँ दिया गया है। और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह का रॉलेट का विरोध होगा। ठीक है, रॉलेट आपको पता ही है कैसा है, एक एनार्की लॉ है, जिसमें कि भाई अगर किसी को भी लगता है कि ये गुनाहगार है, ये सस्पेक्ट है, ले जाके जेल में बंद कर दो। ना वो दलील दे सकता है, ना वो वकील हायर कर सकता है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को ही क्या बोला था? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, ब्लैक एक्ट की उपाधि दी थी। ठीक है, चल, तो यहां पर आपका 2-4-3-1 सही उत्तर है। ठीक है क्लास, अगला प्रश्न देखें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, श्री राजा गोपालाचारी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? ये कई बार प्रश्न पूछा है, तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस आपका सही उत्तर है, डी। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? तो बताइए महात्मा कब जोड़ा गया था इनके? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का
जब उन्होंने नेतृत्व किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जब इन्होंने किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी भी आते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो वाइकोम सत्याग्रह है वो एकदम सही है। इसमें महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया था। क्लियर है क्लास? ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जो सी है आपका सही उत्तर है। एक बार अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन में तो गांधी जी ने कह दिया था कि 1 साल के भीतर मैं स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा ना, 1 साल के अंदर स्वराज हासिल कर लेंगे हम लोग, लेकिन नहीं होता है। आपको पता है अभी चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसके बाद वापस ले लेते हैं। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी ने 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वाइसरॉय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौता पर राजी हुए थे। ये याद रखिएगा, वाइकोम की बात यहाँ पर की गई है। अब देखो, यही प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है आपसे। ध्यान से पढ़ो क्लास थोड़ी देर, इसको बड़ा प्रश्न है तो पढ़ो। बोला गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बताइए कौन से सही हैं आपको? या अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आप क्या बताएंगे? आप यहां पर क्या बताएंगे? अच्छा, वाइकोम सत्याग्रह के अगर मुख्य नेता बोलेंगे तो कौन थे? टीके माधवन थे। और यह आंदोलन अस्पृश्यता के ही खिलाफ था, ठीक है। पता है ना कि जो निचली जाति के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी, तो उनको मंदिर में क्या था? उनको मंदिर में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी, इसी के लिए वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। और माधवन का नाम आप याद रखेंगे। ये तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। देखिए, हम कहें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन मतलब क्या बोला जाए कि अभी यहाँ पर आपका जो प्रश्न था, ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रश्न था आपका, ये वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन भाग लिया था। अगर हम ये कहें कि इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन भाग लिया था। तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर आप टीके माधवन जी का नाम याद रखिएगा। वाइकोम सत्याग्रह में जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी, उसी के चलते ये हुआ था। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसे वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 से 25 के मध्य, ये भी याद रखिएगा, नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, अतः इस कथन को भी सही माना गया है। तो देख लीजिए क्लास, ये प्रश्न जो था वो आपके परीक्षा में, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था 1996 में, और यही प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। और इस स्टेटमेंट में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, तो ये एक अच्छा प्रश्न था। अब याद रखिएगा, टीके माधवन का नाम याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था वाइकोम सत्याग्रह? याद रखिएगा, केरल में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात किया गया था? मंदिर में प्रवेश नहीं करने की अनुमति थी, उससे रिलेटेड था। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर
व्यतीत करें, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया है कि ये किसके द्वारा उनको आदेश दिया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जिनको कि वो अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे, ठीक है, जिनको कि पॉलिटिकल गुरु भी कहा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था? 1905 वाला। कहाँ हुआ था बताओ? बनारस में हुआ था। चलो अगला देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बोला गया है? तो ध्यान दीजिएगा, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानताओं को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यहां पर बोला गया है कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप सभी को पता है जब भी हम गांधी जी की बात करते हैं तो वो अहिंसा की बात करते हैं, तो वो अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देती हैं, ठीक है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। तो आप हमेशा देखते हैं गांधी जी में हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। ये सब गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है ना। पूछा जाता है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, विलेज पंचायत, डीपीएसपी में आर्टिकल 40, हमारे संविधान में अगर देखें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, हाँ नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है। महात्मा गांधी के अनुसार हर जो देश है वहाँ के कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर है, और उसी के तरीके से वहाँ का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट भी होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था ना कि अगर आप भारत को असल रूप में देखना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं, तो आप भारत के गाँव को विजिट करिए, ठीक है। गाँव में जाइए, देखिए भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। तो यहां पर याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, हाँ भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। आप देखते हैं हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात गांधी जी कहते हैं, खादी को प्रमोट करने की बात कहते हैं ना, ग्रामीण उद्योगों की बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं रह गया है, अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करना होगा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं, उन सारे पॉइंट को याद ज़रूर रखिएगा क्लास, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं आपके, वो आपके कवर हो जाए। कोई भी दिक्कत होगी आपको तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं कुछ बुक्स को भी रेफर कर रही हूँ कि ताकि जो पॉइंट्स है, भले क्वेश्चन के माध्यम में आपको ना मिले, जब मैं आपको थ्योरी समझाऊं तो वो सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए, ये याद रखिएगा। तो अब लेक्चर ज़रूर देखिए और अपने साथ एक पेन भी लेकर बैठिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और फिर मैं लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी आपको ये लगता है कि ऐश्वर्या मैम हमारी मदद कर सकती हैं इस टॉपिक में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले क्लास में मैं प्रश्नों के माध्यम से क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाकर आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको बतानी पड़ेगी। और अगर आपका नहीं हुआ है प्रीलिम्स में, तो आप 2025 में लग जाइए और यहाँ पर मेंस के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। क्लास आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी, ये भी ज़रूर, क्योंकि जब आप मुझे बताते हो तो मुझे पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे स्टूडेंट सो गए हों क्लास में, मैम बोलती जा रही हैं और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो मुझे क्लास में बता ज़रूर दिया करिए कि आपके लिए क्लास यूज़फुल रह रही है कि नहीं रह रही है। ये जो कमेंट बॉक्स होता है, यही माध्यम है हमारे और आपके बीच में बातचीत का। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, पूरी मदद की करेगी पूरी डिकोड एग्जाम, आपकी पूरी टीम डिकोड की, कि आप लोग आने वाले परीक्षा में सफल हो, ठीक है, और खूब आगे जाए क्लास। लेकिन बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। रोने से, परेशान होने से किसी भी चीज़ का कोई भी
हल नहीं निकलता है। आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अपने बारे में जो भी चीज़ अच्छी लगती है, ड्राइंग अच्छी लगती है ड्राइंग कर लीजिए, गाना अच्छा लगता है गाना सुन लीजिए, मंदिर जाना अच्छा लगता है मंदिर चले जाइए, ठीक है। किसी से कभी कभी माँ बाप से भी बात करने की आवश्यकता होती है तो बात कर लीजिए। दुख को अपने अंदर ना रख के आप बस अपने सफलता के बारे में सोचिए कि मुझे सफल होना है, ठीक है, और आप सफल होंगे। लेकिन ये मत सोचिए क्लास की मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ूंगी भी नहीं, तब भी मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं। कर्म तो करना है, कर्म करेंगे सफलता मिलेगी। तो अपने प्रति वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी रोइए मत, रोते कायर लोग हैं। कायरता का प्रमाण आपको नहीं देना है, आपको सिंह की तरह गरजना है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़िए, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। और कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, आपका दिन खूब मंगलमय हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आप सभी लोग अपने में बहुत कीमती हैं, तो आप कीमती हैं तो अपनी कीमत को बनाए रखिए। धन्यवाद क्लास।